चरक चिकित्सा स्थान का चैप्टर है 6 और चैप्टर का नाम है प्रमेय चिकित्सा। इस अध्याय को शुरू करने से पहले एक दो बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आप समझ लेंगे तो पूरे अध्याय में आपकी कई गलतफहमियां जो चल रही हैं उनको साथ लेके याद नहीं करोगे आप। कैसे, मैं समझा देता हूँ। देखो, आयुर्वेद के अंदर प्रमेय का मतलब डायबिटीज नहीं होता। प्रमेय के सिर्फ एक भेद मधुमेह का मतलब आप डायबिटीज से कुछ कुछ कोरिलेट कर सकते। उसमें भी जब आप पूर्व वगैरह पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये नहीं, ये दोनों चीजों की डिजीज की स्टेजेज अलग अलग। जैसे मॉडर्न मेडिसिन कहती है कि डायबिटीज के पेशेंट में थोड़े समय बाद में, मतलब 4, 5, 10 साल बाद में डायबिटिक न्यूरोपैथी स्टार्ट होती है, हाथ पांव में जलन होने लगती है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि प्रमेय की पूर्व रूप अवस्था में करपात तलदा। अब जिसको अपन डायबिटीज मेलाइटिस समझ रहे हैं, वो अगर पूर्व रूप अवस्था है किसी व्याधि, तो ये तो डिजीज को ठीक करने का उपयुक्त काल है। चौथा अवस्था काल ही तो है, पूर्व रूप चतुर्थ काल में उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब आयुर्वेद की मेडिसिन से डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है। मधुमेह को नहीं कह रहा हूं, डायबिटीज मेलाइटिस को ठीक किया जा सकता है हमेशा हमेशा। कैसे? पूर्व अवस्था में तो प्रमेय की चिकित्सा हो ही सकती है। अगर मधुमेह एक प्रमेय है और मधुमेह के पूर्व रूप वही हैं जो प्रमेय के हैं, तो आप अब गैप समझो। मॉडर्न मेडिसिन के डायबिटीज के साइन एंड सिम्टम इज इक्वल टू मधुमेह के पूर्व रूप। तो पूर्व रूप अवस्था में जो लक्षण है प्रमेय में, वो मधुमेह में मुख्य साइन एंड सिम्टम या कॉम्प्लिकेटरी स्टेज हम बोलते हैं न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, डायबिटीज के अंदर। समझ रहे हो? सिमिलरिटी है, इसलिए अपन कहीं कहीं पर ये मान के चलेंगे कि मधुमेह एग्जैक्टली डायबिटीज मेलाइटिस है, लेकिन कई जगह पर ऐसा नहीं भी मिलेगा। इसका एक दूसरा पॉइंट, अगर तुमसे पूछे कि मधुमेह में मधु दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से दे सकते। मॉडर्न के हिसाब से शुगर होती है उसके अंदर, फ्रक्टोज वगैरह जो, तो नहीं देते। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आयुर्वेद के अनुसार मधुमेह के एक रोगी में मधु दी जा सकती, बिल्कुल दी जा सकती। बहुत से योग है जिनके अनुपान में मधु है। समझ पा रहे हो? अब मोटी मोटी जो इसकी मॉडर्न की बात है वो यहां आप समझ लो। वैसे जिन पुराने बच्चे उनको समझ में आई होगी, मैंने कई बार बताई। ये एक कोशिका है, इसके अंदर क्या होते हैं, इनकी चार्जिंग यूनिट क्या होती है, जो इनमें एनर्जी होती है, माइटोकॉन्ड्रियाज। तो ये माइटोकॉन्ड्रियाज पढ़े, देखो यहां। और जैसे अपना शरीर एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, वैसे शरीर के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट यूनिट है जिनको सेल्स कहते हैं। और पूरी बॉडी का कंपोजिशन ही है, मल्टीपल सेल्स मिलती है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन मिलते हैं तो सिस्टम, और मल्टीपल सिस्टम का असेंबल्ड रूप ही तो मनुष्य का शरीर है। तो हर कोशिका अपना भोजन लेती है, अपने अपशिष्ट बनाती है और अपने आप को चार्ज करती है। और कोई भी टिश्यू के द्वारा अगर कोई चीज पूरी करवानी तो मल्टीपल सेल्स उसके अंदर सपोर्ट करती। क्लियर? अब सपोर्ट करने का मतलब कार्य करती है, और एनर्जी का नियम है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, नष्ट नहीं होती। अब खाने के अंदर जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है कोशिका के अंदर एटीपीज के अंदर। लेकिन आप ये समझो कि शरीर के अंदर अपन जो भी खाना डालते हैं वो स्टमक में जाता है, और जरूरत एक एक सेल्स को है, मतलब आपकी यहां वाली सेल्स को भी एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज। तो इक्वल सब में डिस्ट्रीब्यूशन हो और अकॉर्डिंग टू नीड सबको न्यूट्रिशन मिल सके, और सबका जो अपद्रव्य है वो वापस ब्लड में आके फिल्टर होकर शरीर से बाहर निकल सके। इसके लिए बॉडी के अंदर एक कॉमन फ्लूइड है, उसको ब्लड कहते हैं। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू टाइप का है, टिश्यू होता है, लिक्विड है। इसके अलावा लिम्फेटिक्स आपने सुना होगा, पूरा सिस्टम है अपने आप में। तो वैसे तो कई तरह के सिस्टम बॉडी के अंदर है जो बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। अब एक कोशिका को खाना चाहिए, लेकिन वो खाना पिज्जा के फॉर्म में, पानी पता से फॉर्म में थोड़ी लेगी। वो खाना किस फॉर्म में लेगी? वो लेगी ग्लूकोज की फॉर्म। जो भी अपन खाते हैं वो सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट,
उन सब का पाचन होता है, और उस पाचन को करने के लिए अपने शरीर में जीआई है। तो आपकी जो आहार नली है, जो आपके मुख से स्टार्ट होकर और नीचे लोअर इंटेस्टाइन से होते हुए एनएस पे खत्म होती है, उसका जो कार्य है वो दो तरह का। एक तो है भोजन को पचाना, और उन आंतों में गति होती है, इससे भोजन पच पच के आगे चलता है। लेकिन वो भी सेलेक्टिव है कि स्टमक के अंदर मेजोरिटी में ये चीजें डाइजेस्ट होगी, ड्यूडेनम में ये होगी, लोअर इंटेस्टाइन में होगी। एक तो ये चीज चलती, एक चलता है स्टमक में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, ड्यूडेनम में जाके ये एब्जॉर्ब होगा, लोअर इंटेस्टाइन में ये एब्जॉर्ब होगा। ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, भोजन के अंदर जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और पानी होता है, वो सब उस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है कि वो ब्लड के साथ में मिल जाए, और वो जीआई के थ्रू एब्जॉर्ब होके और आपके पोर्टा हेपेटिक सिस्टम के थ्रू, पोर्टा हेपेटिक सिस्टम बारे में सुना होगा ना, पोर्टल वेन जीआई से कहां ले जाती है खाने को, लीवर के अंदर, समझ रहे हो ना। अब इसमें लीवर क्या करता है, बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है, तो लीवर में बहुत सारे काम होते हैं, डाइजेशन से रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड और एक्सक्रीशन से रिलेटेड। लीवर उस पे अपना काम करता है। यहां से ये सारा भोजन जो अभी आया है जीआई से एब्जॉर्ब होके, ये ब्लड में उसी टाइम मिल गया जब पोर्टल सिस्टम में चला गया है। लेकिन वाया लीवर ये क्या करता है, इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में आता है, और हार्ट के राइट एट्रियम में आ जाता है। राइट एट्रियम से ये जाता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सी वेसल्स होती है, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू ये लंग्स में, वहां पर ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, और ऑक्सीजनेटेड होके और लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करता है ओर्टा के थ्रू, और ओर्टा की मल्टीपल ब्रांचेज बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इस खाने को, इसमें जो भी आपने खाया वो सब चीज एब्जॉर्ब। अब जब ये ऑक्सीजनेटेड और खाने से युक्त जो ब्लड है ये सेल्स के पास पहुंचता है, तो आप सोचो ना कि जो सबसे नियर बाई है उसको तो सबसे ज्यादा मिलना चाहिए, और जो सबसे दूरस्थ है उन अंगों को तो धीरे धीरे सूख जाना चाहिए, क्योंकि सब भाई आदमी जो है उसके जो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जहां सप्लाई ज्यादा है। अब जैसे आप देखो, एक आपने गार्डन बनाया, उसके अंदर जहां पर वाटर सोर्स है, अगर वहीं पर पानी गिराना चालू कर दो तो सिर्फ उतने से एरिया के पेड़ पौधे हरे होंगे, बाकी वाले धीरे धीरे जल जाएंगे। तो अपन क्या करते हैं, क्यारी बनाते हैं। क्यारी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन का नियम होता है, ये क्यारी भर गई फिर अगली। बॉडी में तो ये भी नहीं है। बॉडी में सबसे शानदार चीज क्या है, हर सेल के ऊपर कवर, सेल मेम्ब्रेन है। इस कोशिका के अंदर कोई भी चीज जाएगी वो किसी न किसी फिजियोलॉजी के थ्रू जाएगी, और इससे जो बाहर आएगी वो भी किसी न किसी फिजियोलॉजी के थ्रू ही बाहर आएगी। अब इस कोशिका के गेट खोलने के लिए, हर कोशिका का गेट खोलने की कोई ना कोई चाबी। अब इस कोशिका में जब तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं जाएगा तब तक ये डिस्चार्ज ही रहेगी। तो इसके पास में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल गए और गेट पे खड़े, क्यों, चाबी नहीं। वो चाबी है इंसुलिन, और उस चाबी का सिक्रेशन करती है पैंक्रियाज की बीटा सेल्स। इंसुलिन हार्मोन जब वहां प्रेजेंट होगा तो सेल मेम्ब्रेन ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर जाना अलाउ करेगी, और जब शरीर के अंदर बनने वाला इंसुलिन एबनॉर्मल बनने लगे या मात्रा में कम बनने लगे, तो 1000 ताले हैं एक ही साथ खुलने और चाबी 500 ही, तो सारा का सारा ग्लूकोज कहां पड़ा रहेगा, ब्लड में, और कोशिकाएं भूख मरना चालू हो जाएगी, डिस्चार्ज रहेगी।
इसलिए डायबिटीज के अंदर जब अपन ब्लड टेस्ट करवाते तो क्या बोलते हैं, ब्लड शुगर कितना है। अगर ब्लड शुगर सही है, इसका मतलब सारे ताले खुल रहे हैं, इसका मतलब सारे तालों की चाबियां है, इसका मतलब इंसुलिन का लेवल प्रॉपर है और इंसुलिन नॉर्मल है। लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है, इसका मतलब यह है कि ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिशन पड़ा है, सारी सेल्स तक नहीं पहुंच रहा। अब कंडीशन यह है कि लोग लगा हुआ है, बाहर खाना है पूरा 5 स्टार और अंदर के लोग सारे भूख मर, क्यों, चाबी नहीं। ये डायबिटीज मेलाइटिस। अब क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहां आएगा, ये तो बंद है, यहां जुड़ेगा इंसुलिन, ये ग्लूकोज, यहां जुड़ेगा आपका इंसुलिन, और ये इंसुलिन क्या करेगा, जैसे यहां जुड़ेगा ना, तो उस समय ये वाला जो पोर्शन है जो आपको यहां बंद गेट दिख रहा है, उसकी कंडीशन हो जाएगी ये वाली। जैसे ये जुड़ा, ये एरिया ओपन हुआ और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एंट्री कहां मिल गई, अंदर। अंदर आते ही क्रेब साइकिल स्टार्ट, क्रेब साइकिल के थ्रू एटीपीज बनने स्टार्ट, एंड प्रोडक्ट उनका क्या है, एनर्जी की फॉर्म में एटीपीज। वो एटीपीज किसको चार्ज करेंगे, ये जो डिस्चार्ज पड़े माइटोकॉन्ड्रिया है इनको, और जैसे ये चार्ज होंगे तो बस ये वही बात है कि फोन डिस्चार्ज है तो ठीक से नहीं चल रहा है, हैंग हो रहा है, बंद हो रहा है। जैसे फुल चार्ज हुआ, प्रॉपर काम स्टार्ट। अब आप डायबिटीज के जो रोगी हैं उनमें आप अक्सर देखते होंगे कि बहुत थका थका सा रहता है, सुबह 10 बजे भी उसको लगता है वापिस सो जाओ, 9 बजे उठा, 10 बजे उसको आलस आ गया कि सो जाता हूं, और अगर उसको नहीं उठाए तो 5 बजे तक सोता रहे शाम को। और वो कोई भी काम करता है उसमें उसको देख के आपको ये लगता नहीं है कि ये एनर्जेटिक पर्सन है, इसका कोई शेड्यूल है, उसको बस जगह चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने बोला कि यहां से लेके और सर्किल तक पैदल जाके आना, अरे यार रहने दे। फिर मान लो कि तुमने कहा कि एक काम कर, रात के 12 बज गए, बाहर गेट लॉक करके आ, कोई नहीं आता। अब ये स्थिति अभिसंध की वजह से भी होती है कि जो काम आपकी सेल्स ग्लूकोज नहीं जाने की वजह से कर रही है, इंसुलिन की एब्सेंस, उसका कारण ये भी तो हो सकता है कि दरवाजे के ऊपर पत्थर लगा दिए किसी ने, मतलब आम बन गया। तो शरीर में आम ज्यादा होगा तो भी डायबिटीज जैसे ही लक्षण आए, आलस। डायबिटीज के रोगी में ये चीज कांस्टेंट रहती है, और जो काम चोर होते हैं ना, उन सालों में क्या होता है, जरूरत के अकॉर्डिंग होती है। अपना काम होगा तो फुल एनर्जी, और बिना जरूरी काम होगा आलस आएगा तो पड़ा रहेगा। और जैसे प्यास लगी, उसे पता जरूरी चीज नहीं है, कोई ना कोई घंटे भर में आ जाएगा, तो उसको बोल दो। लेकिन अगर उसको लैट्रिन आ रही तो भगेगा। प्रेशर से काम करता है ना जो, वो डायबिटीज का नहीं, वो आम का रोगी, उसी को आलसी कहते हैं। ठीक, अब इसकी अगर सिचुएशन की बात करें तो इस डायबिटीज मेलाइटिस वाले में जैसे ही बैटरी चार्ज हुई, ये काम करेगा। इसलिए अपनी चिकित्सा है कि इंसुलिन के सिक्रेशन को कैसे बढ़ाया जाए। अब मजेदार बात यह है कि इंसुलिन के सिक्रेशन में सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता, इसके लिए चाहिए एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क। प्री डायबिटिक जितने भी है, जिनके अभी हल्की फुल्की शुगर ऊपर नीचे होनी शुरू हुई, अगर वो डेली 2 घंटे फिजिकल एक्सरसाइज चालू करते तो ये पक्का है कि 15 साल तक उनको कोई डायबिटीज नहीं हो। और मजेदार बात यह है कि डायबिटीज बीमारी है ही नहीं। डायबिटीज लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होने की वजह से बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हुई, और उससे बॉडी की जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं वो सब डिस्टर्ब। तो डायबिटीज मेलाइटिस को मधुमेह कहना कुछ हद तक ठीक है,
लेकिन अपन प्रमेय चालू करें और तुम्हारे दिमाग में चैप्टर शुरू हुआ वहां से लेके एंड तक डायबिटीज चल रहा है, ये गलत है। जितनी भी किडनी डिजीज है प्रमेय है, जितनी भी मूत्रवाही स्रोत से संबंधित बीमारियां हैं प्रमेय है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, ऑटोइम्यूनिटी हो सकती है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, कोई बिल्कुल ही नए तरह की डिजीज हो सकती है, ड्रग ओवरडोज हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, हेरिडिटरी हो सकती है। तो इस तरह से क्लासिफाइड करने पर आयुर्वेद के अंदर कुल कितने प्रकार के प्रमेय बताए गए? 20 प्रकार, जिसमें से 10 प्रमेय कौन से होते हैं? कफ, जो कि 7, ये सब आम वाले। आम बढ़ेगा, कफ का रिलेवेंस आम से है, तो आम को तो ठीक किया जा सकता है ना। दूसरों पे आते हैं पैथिक। जब डायबिटीज के अंदर किडनी और लीवर दोनों उस इनिशियल इटियोपैथोजेनेसिस में कारण होते हैं या साथ में उसका रीजन होते हैं, मतलब उसकी जो इटियोपैथोजेनेसिस चलती है उसमें इनिशियली कौन कौन इन्वॉल्व है? लीवर किडनी दोनों। तो उसमें फिर यूरिन का कलर चेंज होगा, बर्निंग होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस वगैरह इसमें होगी। तो इसका मतलब ये पैथिक प्रमेय। आम को ठीक करना ज्यादा इजी है, लीवर किडनी इन्वॉल्व हो गए थोड़ा मुश्किल हो गया। पैथिक वाले यप। थर्ड वातिक प्रमेय, 4 व 7। जब पेशेंट की मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होती है, प्लस उसके अंदर अभिसंध और माल न्यूट्रिशन दोनों एक साथ होते। तो आप कहेंगे ये कैसे? बिल्कुल है। जैसे एक आदमी खाने के मामले में बहुत अच्छी फैमिली से, खाने को सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो वो खा रहा है उसके बावजूद भी आप कॉमनली आजकल देखते हो विटामिन B12 और D सब में कम है। एक आदमी है जो कह रहा है मैं 25 साल से रोज 1 लीटर दूध पीता हूं, फिर विटामिन D की कमी है। तो सप्लाई तो बराबर है, एब्जॉर्प्शन नहीं। इसका कारण भी अभिसंध है, चैनल ब्लॉक। तो एक तरफ तो अभिसंध हुआ कि खा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन अभिसंध के कारण इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो सेल्यूलर लेवल पे तो फिर भुखमरी है। तो जिस आदमी में आप ये देखो कि अभिसंध विद माल न्यूट्रिशन है, अभिसंध वैसे है भौतिक रूप से जो खाना खा रहा है, लाइफ स्टाइल है वो, और बॉडी लेवल पे, टिश्यू लेवल पे वो किस में चल रहा है? माल न्यूट्रिशन में। ऐसे पेशेंट्स में धीरे धीरे इम्यूनिटी कम होने लगती। तो लो इम्यूनिटी और विरोधाभास वाली स्थिति शरीर, ज्यादा खिला दिया तो अभिसंध और बढ़ गया, कम खिलाओगे तो उधर भुखमरी बढ़ जाएगी। इसलिए चूंकि चिकित्साएं अपोजिट है, चारों प्रकार के वातिक प्रमेय क्या होते हैं? मोटी मोटी गणित ये, ठीक है। अब इसको पढ़ना चालू करते हैं। और यहां हर प्रकार जब भी कॉमन प्रमेय की बात होगी ना तो सब वो कंबाइंड करके बोली जाएगी। तो कभी तो आपको लगेगा ये कफज की बात हो रही है, कभी लगेगा वातज की बात। जब ये डिफरेंशिएट करेगा कि ये वातिक प्रमेय है, ये पैथिक है, कफज है, फिर उनके लक्षण बताएगा, तब आपको वैसा ही लगेगा जैसा होना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग देखो आप क्या लिखता है, आस्य सुखम स्वपन सुखम दधीनी ग्राम्य ओदक आनुप्रसा पयशांसिच, ये कफज प्रमेय। इन सब की वजह से अभिसंध होगा। लेकिन आपको आंसर क्या करना है? प्रमेय के सामान्य निदान। और मैंने जब आपको पढ़ाया था चरक सूत्र स्थान का 17वां अध्याय, जब मैंने समझाया था कि ऐसी लाइन किसमें थी? कफज शिरोरोग में, लेकिन वहां दधी नहीं था। तो दधी आ जाए तो प्रमेय, और ऐसी लाइन हो आशा सुखम स्वपन सुखम, दधी नहीं हो तो कफज शिरोरोग। क्लियर है? दूसरी लाइन देखो, नवन पानम गुड़ वे कृतम चय प्रमेय, मिठाइयां खा रहा खूब सारी। लास्ट में एक टुकड़ा लिखा प्रमेय हेतु कफ कृतम सर्वम। सभी प्रकार के प्रमेयों का कारण क्या है?
कफज प्रमेय, मतलब कफ। तो जो भी चीजें कफ वर्धक होगी वो सभी चीजें क्या करेगी, प्रमेय उत्पादक। अब इसका मतलब आप बेसिक मैकेनिज्म समझो। प्रमेय बेसिकली संतर्पण जन्य व्याधि। अगर अभिसंध और आमा अवस्था को स्टार्ट में आइडेंटिफाई करके उनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो बात इतनी आगे तक बढ़ेगी। अब होता क्या, कफ वर्धक चीजें ले रहा है, कफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे कफ बढ़ता है अग्नि वैसे वैसे कम, डाइजेस्टिव फायर कम हो रही है। तो जो खाना खाएगा वो प्रसाद और किट में प्रॉपर डिफरेंशिएट ही नहीं हो पाएगा, और जो प्रसाद बनेगा वो भी विकृत, किट बनेगा वो भी विकृत। विकृत प्रसाद आहार रस ही आम है। धातु आद्यम अपचितम, आद्य धातु रस धातु अपचित, मतलब अग्नि मंद होने से प्रॉपर नहीं बन रही है, तो क्या बन रहा है, आम। तो ये जो आम है ये क्या करता है, हर चीज को कोट करता है, हर चीज की कवरिंग करता है, स्रोतों को जाम कर देता है, बंद कर देता है। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे पूरी बॉडी ही इन्वॉल्व होने लगती है। इसीलिए डायबिटीज बीमारियों की मां है। मतलब डायबिटीज हुई, उसके बाद धीरे धीरे किडनी खराब होगी, वैसे नहीं होएगी तो डायबिटीज वाली जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो कर देगी, गैस्ट्राइटिस होएगी, लीवर खराब होएगा, आंखें खराब होगी, नर्वस सिस्टम खराब होगा। और अगर दवाई मॉडर्न वाली है ना, उसको डोज नहीं भी दें तो भी अगर शुगर बढ़ा हुआ रहेगा तो किडनी खराब होनी चालू हो जाएगी, क्योंकि वहां भी तो फिल्ट्रेशन का कंसेप्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसेप्ट है। तो जितनी ज्यादा ब्लड में शुगर होएगी उतना ही फिल्ट्रेशन सिस्टम चेंज होएगा, वहां डिस्टर्ब होएगा ना। एफरेंट डिफरेंट आर्टरी, बोमेन कैप्सूल, याद आया कुछ? चलो आगे बढ़ते। कफज प्रमेय की संप्राप्ति, किसी भी प्रमेय की क्या फर्क पड़ता है, उपरोक्त निदान सेवन से मेद, मांस और शरीरगत क्लेद और कफ मिलकर और बस्ती को दूषित कर देते। करोति मेहान समुद्रणम तान एवं पित्तम परिदुष्य चैपि। इसी तरह से अगर यहाँ पर पैतिक निदान कारण होंगे तो बस्ती को कौन दूषित करेगा, पित्त, और अगर वात कारण हुआ तो वात। अल्टीमेटली पहली लाइन कफज की, दूसरी पित्तज की, और अब वातज प्रमेय की। स्टार्टिंग क्षीण से हो रही है। ये क्षीण कौन सा है, ये मॉलिकुलर और सेल्युलर लेवल पे जो बॉडी हंगर की कंडीशन में है, माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में, उसकी बात कर रहा है। क्षीणेषु दोषेषु कृष्यम बस्तव धातु प्रमेय अनिलम करोति। दोषो ही बस्ती समुपित्तम मूत्रम संदुष्यम मेहाद जन्म। बस ये है प्रमेय की सामान्य संप्राप्ति। क्या, वात पित्त कफ कोई भी हो, अगर निदान सेवन से कुपित होकर और बस्ती को और मूत्र को दूषित करता है तो उससे क्या उत्पन्न होता है, प्रमेय उत्पन्न। नेक्स्ट, प्रमेयों की साध्यता असाध्यता। कफज 10, क्या, पित्तज 6, या वातज 4, असत। साध्य कफोता 10, पित्त षट याप्या न साध्य पवन चतुष्क। अब जो काम की बात, जो आज डायरी में लिखना, इनका एक एक का कारण है और इसके ऊपर लिखना है चरक चिकित्सा 6, और फिर एक डिब्बा और बनाना, ऐसे ही वहां लिखना, और वहां लिखना चरक निदान 4, वहां लिखना कफज 10 बराबर असत, सॉरी, और पित्त 6 याप्य और वात 4 असत। फिर वहां से निदान वाले कॉज लिखना, यहाँ जो निदान में दिए। आज क्या दिए हुए यहाँ चिकित्सा में वो देखो। समक्रियत्वात् साध्य कफज 10, विषम क्रियत्वात् याप्य पित्तज 6, और महाअत्ययत्वात् असाध्य वातिक 4। 3 टुकड़े हैं, सम क्रिया फॉर कफ, विषम क्रिया फॉर पित्त, और महाअत्ययत्वात् फॉर।
जनरली अपन ने जब महाचतुष्पाद चैप्टर पढ़ा था, चरक सूत्र 10 का, वहां साध्य असाध्य याप्य इत्यादि रोगों के लिए ये पढ़ा था कि साध्य रोग वो होता है जिसमें दोष और दुष्य एक समान नहीं होते, वही तो था। लेकिन प्रमेय एक्सेप्शनल केस है, तो यहां दोष दुष्य समानता की वजह से साध्य, उसका कारण क्या दिया वो देखो। मेद है मुख्य दुष्य, मुख्य दुष्य कौन है? मेद। और कफ और मेद एक जैसे होते हैं, तो गुणों में एक जैसे होने से इनकी चिकित्सा भी एक जैसी होगी। तो यहां सिक्के का दूसरा पहलू देखा गया प्रमेय में। जैसे अपन बोलते हैं कि एक पैतृक प्रकृति का रोगी है और उसको शरद ऋतु में कोई पैतृक रोग हो जाए तो असाध्य हो जाएगा। आप इसका ऐसे भी सोच सकते हो कि पैतृक रोगी है, शरद ऋतु है, पित्त है, तो एक ही दवाई से सारी चीजें ठीक हो जाएगी। बाकी सब बीमारियों में हमेशा ये पहलू देखा जाता है कि जितने कॉज और कॉज सपोर्टिव फैक्टर सिमिलर होंगे उतनी खतरनाक बीमारी। प्रमेय में ऐसा सोचा जाता है कि कॉज और बॉडी का जो ऑर्गन या जो इसकी इटियोपैथोजेनेसिस है वो एक ही तरीके की चीजों से ठीक हो रही है। तो समक्रियत्वात् साध्य कफज 10, विषम क्रियत्वात् याप्य मेद मुख्य दुष्य। मेद की चिकित्सा क्या करोगे? उष्ण और रुक्ष और पित्त पैतिक प्रमेय में दोष, तो उष्ण और रुक्ष से पित्त बढ़ेगा। वातज कहता है कि जिस रोगी को वातिक प्रमेय हो गया वो तो इमरजेंसी की कंडीशन में है, और मैंने आपको कारण बताया था, मल्टीपल ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट, और जिनकी सिंड्रोमेटिक डेथ होती है जिन पेशेंट की, उनके लिए बोला जाता है कि मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की कंडीशन, तो एंड स्टेज का पेशेंट होता है। इसलिए महाअत्यायित्वात् क्या बोल दिया? किसको? वातिक। अब इसी से मिलते जुलते निदान में दिए हुए, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क है थोड़ा सा चीजों, तो आप चरक निदान में जाके ढूंढना कि क्या लिखा हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रमेय के दोष और दुष्य लिख दो। प्रमेय के दुष्य 10। प्रमेय के दुष्य कितने? 10। कौन कौन से लिखो रहे? रस से लेके ओज नहीं है, रस टू ओज कौन नहीं है? अस्थि नहीं। फिर ये तो 7 हो गए ना, 8वां ओज होता तो ओज तक गिन लिया अपन ने। तो रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र और ओज 7 + 3 कौन से? 3 वकील हो गए। वसा, क्लेद, लसिका। क्लियर है? और वहां क्या लिखा हुआ था? हाँ, निदान में अम्बु शब्द आता है ना। कफ से पित्तम पवन दोषा मेदो अस्र शुक्र अम्बु वसा लसिका मज्जा रस ओज पिशित च दुस्सा प्रमेणा विशंतिर एवं। अब एक लाइन लिखो, प्रमेय के दुष्य 10 लिख दिया ना, इसके पास में लिख दो प्रमेय का मुख्य दुष्य मेद। कौन? मधुमेह का मुख्य दुष्य कौन है? अच्छा,
10 कफज, नाम तो याद थे। और सुश्रुत का डिफरेंशिएशन चरक की आसी, सुश्रुत में आलाल में और शीत में एक जगह, सुश्रुत में फैन में और लवण में। जिनको नहीं पता वो सुने। चरक के 10 कफज प्रमेय है, उनमें और सुश्रुत में भिन्नता ये है कि चरक की आसी सुश्रुत में फैल, आसी से आलाल में और शीत में चरक के थे, जिनकी जगह सुश्रुत ने क्या माना, फैन में और लवण में। पैथिक प्रमेय कौन इन्वॉल्व होगा इसमें, लीवर और किडनी। चरक के जो 6 है उसमें और सुश्रुत के 6 में क्या डिफरेंस है। चरक क्या मानता है, काल में, उसकी जगह सुश्रुत ने क्या माना है, अम्ल में। बाकी 5 सेम, बाकी 5 के नाम तो याद होंगे। क्षार में, नील में, हरिद्र में, मंजिष्ठ में और रक्त में। चरक आए तो इसमें काल में जोड़ना हो तो हुआ। ट्रिक याद है ना, काल के प्रभाव से सुश्रुत अम्ल हुआ, काल के प्रभाव से सुश्रुत अम्ल हुआ, तो अम्ल कौन हुआ, सुश्रुत। नेक्स्ट वातिक प्रमेय। चरक के 4 कौन कौन से देखो, मज्जा में, ओजो में, वसा में और लस्सी। इसी ओजो में को चरक और क्या बोलते हैं, मधु में। तो वातिक 4 के और इस लस्सी का मेय को क्या बोलते हैं, अस्थि में। तो मैं वातिक प्रमेय के नाम यहां लिख रहा हूं, देखो मज्जा में, चरक के लिख रहा हूं, मज्जा में है, दूसरा बोलो मधु में या और ओजो में, ठीक है। तीसरा बोलो, अरे वसा में है। और चौथा बोलो लस्सी का मेह या, ये तो किसके हो गए, चरक। अब मैं सुश्रुत के लिख रहा हूं, देखना मज्जा में की जगह सर, इसकी जगह इसने माना सर्पी। मधु में या ओजो में को क्या बोला, शूद्र में। और कोई वेरिएशन, ये सेम है और ये भी सेम। अब मैंने तो ऐसे याद करा था कि सुश्रुत के वातिक प्रमेय सह वाले होते हैं, सर्पी में शूद्र। मज्जा में की जगह तो सर्पी में बोलता है, और मधुमेह की जगह क्या बोल दिया, शूद्र। वसा में और लसिका में एक जैसे। अरे मज्जा को सर्पी कह सकता है ना, अपीयरेंस के बेस पे। मज्जा घृत जैसी तो होती है दिखने में, जो रिश्ती है, जैसे मेद का स्नेहांश रिस की मज्जा बनती। फिर हम बोलते हैं कि रेड बोन मेरो, व्हाइट बोन मेरो। तो व्हाइट बोन मेरो घी के जैसी तो दिखती होगी कलर में, स्निग्ध होती है, वैसी तो होती, उस हिसाब से बोल सकता है सुश्रुत। चलो अब आगे, प्रमेय के सामान्य पूर्व। निदान वाला याद है किसी को, काय छिद्रेषु उपदेहम, किसका, कुछ तौर पर में केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम, राजयक्षमा, और केश नख अतिवृद्धि प्रमेय। अब देखो इसमें प्रमेय के सामान्य पूर्व, स्टार्टिंग लिखता है
स्वेदो अंग गंधत, मेद के दिखता, मुख्य दूषित मेद है ना। फिर दूसरी लाइन देखो क्या लिखता है, हाथ नेत्र जीवा स्व उपदेहो, ये वही है, काय छिद्र से उपदेह। फिर क्या लिखता है, घनांगता। और फिर लिखता है केश नकतिवृत्ति। केश नकतिवृत्ति प्रमेय का पूर्व रूप है, बीच 2015 का प्रश्न बता रहा हूं। और केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम, राजयक्ष में प्रमेय छोटा शब्द है, ये शब्द भी छोटा है और वो लंबा चौड़ा है, केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धन, आदि लाइन होगी श्लोक की, तो वो राजयक्ष। फिर आगे देख क्या लिखता है, गल तालु शोष पोलीडिप्सिया। फिर क्या लिखता है, कर पाद दाह न्यूरोपैथी, मूत्र पर पिपलिका इत्यादि, मूत्रम अभिधावंती पिपलिका। समझते हो ना ये सब। तो यूरिन पर कीड़े मकोड़े घूमना मीठे के हिसाब से, क्योंकि यूरिन में निकलता फिर शुगर। प्रमेय का चिकित्सा सूत्र, तो फाइनल वाला पढ़ रहा हो तो बहुत अच्छे से याद कर लेना। राजस्थान में तो यही आएगा इस बार 10 नंबर का, स्थूल प्रमेय ही बलवाहिनी एक चक्रशस्त एक परिदुर्बल संभ्रंगणम तत्कृष्य कार्य संशोधनम दोष बलादेश। मतलब समझे। देखो दो प्रकार के प्रमेय होते हैं, एक स्थूल और एक कृश। स्थूल बलवान होता है, कृश दुर्बल होता है। मोटा मोटा क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वातज और पित्तज वाले को स्थूल मान लो, और कृश वाले वो पित्तज और कफज वाले को स्थूल मान लो, और वातज वाले को कृश मान लो। ये तो दोषों के हिसाब से सोच। लेकिन आचार्य का अपना मत है कि भाई जैसे वातिक 10 प्रमेय है, तो हर प्रमेय के 2 तरह के पेशेंट हो सकते हैं, अंडरवेट ओवरवेट, चाहे वो शुक्ल में हो चाहे लसिका में हो, कोई भी। तो उस हिसाब से चिकित्सा बताई कि प्रमेय का रोगी देखते ही आप ये सोचो कि ये बलवान वाला है कि दुर्बल वाला है, क्योंकि मधुमेह भी तो 2 प्रकार का है। वातिक प्रमेय होते हुए भी डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 संतर्पण जन्य है। संतर्पण जन्य तो है डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2। ओवरवेट, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इन सबसे क्या होगा, डायबिटीज तो होगा। तो लिखता है जो बलवान है उसमें तो संशोधन कराओ और कृष में भ्रंगण करो। कॉमन सेंस है, बलवान भी शोधन करवा सकते हैं। लिखता है संभ्रंगणम तत्र कृष्ण संशोधनम दोष बलादि, जिसमें दोष और बल ज्यादा उसमें शोधन, और जो कृष है उसमें भ्रंगण। लिखो प्रमेय के भेद बराबर 20, प्रमेय ही के भेद बराबर 2। चलिए, मधुमेह के कितने भेद होते हैं, लिख दो। मधुमेह के भेद बराबर 2, कौन कौन से, धातुशय जन्य और आवरण जन्य। किसने बताए, वाग्भट ने। और यही दोनों होते हैं वात के प्रकोप के प्रकार। वातिक प्रमेय है ना मधुमेह, 2 तरह से वात प्रकोपित हो सकती है, धातुशय जन्य और दूसरी कौन सी, मार्ग अवरोध जन्य या आवरण जन्य। चलिए नेक्स्ट, 16वें कोटेशन में लिखता है कि जब प्रमेय के रोगी में शोधन करा के आप शरीर से मल बाहर निकाल दो तो एक काम कर देना, क्या, संतर्पण कर दे। कारण समझे,
जैसे मान लो कफज रोगी है और दोष बहुत है उसमें और बल भी बहुत है, और तुमने करवा दिया पंचकर्म। अब पंचकर्म की वजह से उसके शरीर से दोष निकल गए, लेकिन अल्टीमेटली बॉडी वेट रिड्यूस हुआ है, धातुओं का क्षय हुआ है। और अगर आपके संशोधन के बाद में भी उसमें प्रमेय का कुछ अंश मौजूद है और अब अगर डोमिनेट करेगा तो फिर कफज वाले की तरफ थोड़ी जाएगा, वो तो वातज वाले की तरफ जाएगा। फिर वातज वाला होते ही क्या हो जाएगा, असाध्य। तो तुमने तो उसके घाव का नासुर बना दिया। तो पॉइंट ये है कि वहां भी डर है शोधन के बाद भी कि वात कुपित हो गई तो असाध्य में चला जाएगा। फेमस क्वेश्चन है, लिखो प्रमेय में संशोधन के पश्चात करवाते हैं। प्रमेय में संशोधन के पश्चात करवाते हैं। 2-3 तो प्रमेय लग रहे हैं मेरे को क्लास में, इसमें कभी ज्वाइन कर रहे हैं, कभी बीच में जा रहे हैं। विमर्श में है, सोच रहे हैं अभी ले लूं बाद में। आलसी है ना तो डबल माइंडेड होना ही है, अभी ले लेता हूं बाद में कौन देखे, और अभी ले रहा तो मौत आ रही है, बाद में ले लूंगा, द्वंद है। चलो, संतर्पण नहीं देने से क्या होगा? अरे ये तो हमारे बच्चों को भी पता है, क्या होगा बाबू? क्या हो रहे ये सारे रोग माता जी तो है, गुल्म, क्षय, बस्ती शूल, मूत्र ग्रह। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे पता है? पहले क्या है कि तब बनाना है पेपर, ये सोचते थे, लेकिन आता नहीं था कैसे बना। समझ रहे हो? एग्जाम में रहो क्या सोचता था कि मेरा पेपर ऐसा होना चाहिए कि लड़का हिला ही नहीं पाए इसके क्वेश्चन को, आधे से जा। अब क्या करें? वही करेंगे जो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दिया, प्रमेय में संशोधन के बाद करवाते हैं संतर्पण, तर्पण, परितर्पण, कोई नहीं। आंसर गया परितर्पण। क्यों गया आज तक किसी को नहीं पता। संतर्पण भी लिखा हुआ है, बेसिकली संतर्पण और तर्पण और परितर्पण एक ही चीज है। इस टुकड़े से चला गया क्योंकि उस मूर्ख ने पहले वाली लाइन नहीं देखी थी, उसके अंदर संतर्पण लिखा हुआ है ना साफ साफ, तो वो खुद को चरक समझ बैठा, लेकिन चरक ने पहले ही संतर्पण लिख दिया। फिर उसके बाद में कई कोचिंग वाले थे वो ऐसे रटवाते, प्रमेय में संशोधन के बाद क्या कराओगे? बच्चे बोलते सर परितर्पण। संतर्पण तो नहीं कराओगे? नहीं सर। वो गेलिया खुद सामने वालों गेला बना रहा। अरे क्यों नहीं करवाएंगे? परितर्पण संतर्पण एक ही, आचार्य रेफरेंस दे रहे हैं संतर्पण का। कई अभी भी कह रहे हैं, जैसे इसके क्वेश्चन आते हैं ना, जो बच्चे कहीं और पढ़ते हो भेजते कि सर इसमें संतर्पण भी लिखा है, परितर्पण भी लिखा है। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ कि दोनों ही सही है। नहीं नहीं सर, फिर आपको पता नहीं। हाँ मुझे नहीं पता है, तेरे कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है? बोले सर आप आगे से अपने बच्चों को समझाना कि संतर्पण परितर्पण में से परितर्पण करना। तो भाई सब एक ही माया है, संतर्पण भी श्लोक में है, परितर्पण भी श्लोक में है। और अब पेपर बनाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सही लोग पेपर बना रहे हैं, समझदार लोग पेपर बना रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मिलते जुलते 2 शब्द दिए और फिर ढूंढो उसमें आधा नया किस में है, तो आंसर ये है ना। जैसे बता ना एक उपजीवा वाला और वो रोहिणी वाला कि तालु मूलम अवतिष्ठन्ते, तो रोहिणी, अवतिष्ठते तो उपजीवा। पागल है क्या? खेल खेल रहा है तू। टाइपिंग मिस्टेक होगी तो टाइप करने वाला तू थोड़ी है, तू तो नया बना दिया तूने। टाइप वाला उस टाइम मूड में नहीं था, उसको मिला ही नहीं आधा नया, उसने वो ही फंसा दिया, तेरा आंसर ही गलत हो गया। तो पॉइंट ये है कि अब कुछ पेपर वैसे नहीं है। बाकी ऐसा प्रश्न आया आपको? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे वो बच्चे मैसेज करते हैं ना, जो जिनके कई तो ऐसे होते हैं ना जिनको लगता है यार ये क्या पागलपन है, संतर्पण परितर्पण में से परितर्पण ही करना है, क्यों करना पता नहीं, पहले आ रखा है इसलिए। ये कोई बात थोड़ी होती, पहले वाले पागल थे तो अपन पागल थोड़ी होंगे। तो तुम जो पेपर करोगे तुम्हें ऑप्शन मिलेगा ही, फिर उस दिन माथा खुजा के मेरे को फोन मत करना या मैसेज मत करना या ग्रुप में डालना कि इसमें परितर्पण ही क्यों गया,
क्योंकि पेपर बनाने वाला पागल था। सही आंसर तो ये है। ठीक है। चलिए, अभी रक्तपित्त में एक श्लोक पढ़ा था। रक्तपित्त में एक श्लोक पढ़ा था, शोषेण से अनुबंधेन तस्य क्रिया संसमनी प्रयुज्य। उससे मिलता जुलता एक श्लोक है कि जिस प्रमेय में संशोधन नहीं किया जाए उसमें शमन चिकित्साएं प्रयोग करनी। लिखता है संशोधनम न अहर्ति यह प्रमेही तस्य क्रिया संसमनी प्रयोग। फर्क बहुत है। लाइनें मिलती जुलती होने से क्या होता है, वो रक्तपित्त का रोगी था, ब्लीडिंग हो रही थी, और आचार्य कह रहे हैं कि शोषण से अनुबंधेन, अगर साथ में उसको टीबी भी है तो शमन चिकित्सा प्रयोग करना। यहां कह रहा है कि जिसमें शोधन नहीं करवा सकते, मतलब क्रश और दुर्बल वाले में क्या करना है, शमन चिकित्सा है। वैसे तो ब्रंगन करनी है, लेकिन ब्रंगन भी तो एक तरह की शमन चिकित्सा है, उसके लिए यहां पर ये सब बताया गया। चलिए आगे बढ़ते। ये रही वो लाइन जो मैं भी तुम बता रहा था, यवस्य भक्षान विविधान कफ प्रमेही मधु संप्रयुक्ता। मिला? तो प्रश्न आ जाए प्रमेय मधुमेह, वो मधु का यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, और मधुमेह में भी कर सकते हैं, ऐसे रेफरेंस है आयुर्वेद की संहिता। बिना घबराए आंसर करना। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो कफज प्रमेय नाशक, पैतिक प्रमेय नाशक, ऐसे योग दिए होंगे। इन सब में कोई खास बात नहीं, बस एक चीज लिख लो तुम तो, और मुझे बता दो लिख क्या लो, बताओ जरा। प्रमेय अग्रह, प्रमेय पक्का ना। अनुसंगी ना, क्या होता है अनुसंगी, ऐसा होता ना। सुरेश संग पुष्प, ये वही है, हमेशा साथ रहेंगे और अगले जन्म तक सिर्फ पुष्प रहते। तो प्रमेय अनुसंगी का मतलब है जो पीछा बहुत मुश्किल से छोड़े, अग्रह में। दूसरा बताओ मुझे, प्रमेय नाशक श्रेष्ठ औषध। चलो बताओ सुश्रुत, पक्का ना। ये हरिद्रा, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय। ऑनलाइन वाले तुम बताओ, ऑफलाइन वाले फ्यूज हो गए। सुश्रुत के अनुसार कहीं बोला ही नहीं, सुश्रुत ने कहीं नहीं बोला। अग्रह में नहीं, अग्रह नहीं बोला होगा, पर कहीं प्रमेय नाशक या मधुमेह नाशक कोई श्रेष्ठ चीज बताई होगी। क्या है? पुराने वाले जरा याद करो, नए वालों को छोड़ो। सौरभ बता, सुश्रुत के अनुसार। इवन मैंने तुमको एक चीज और याद कराई थी, है से कि अष्टांग हृदय बराबर है, और आंवला प्लस हरिद्रा बराबर है। याद है? आएगा आएगा, ये तो मेरा काम है ना याद रखना। सुश्रुत वाला वेरीफाई कर सौरभ, सुश्रुत वाला याद है कि किसी को? सुश्रुत ने एक जगह लिखा है ऐसा कि ये इसी में प्रमेय में लिखा है, ये लिख लेना। प्रमेय नाशक श्रेष्ठ सुश्रुत संग्रह और अष्टांग।
अभी अगर घर में कोई डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट हो और एलोपैथी की मेडिसिन ले रहा हो तो उसको मुलेठी आंवला चूर्ण जरूर दो सुबह। उससे मॉडर्न मेडिसिन इंड्यूस जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत हद तक कम हो जाए। उनका पहला साइड इफेक्ट है गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी। दूसरा साइड इफेक्ट है वेट गेन, वेट गेन करवा। तो जिनमें जीए रिलेटेड साइड इफेक्ट आपको ज्यादा दिख रहे हो ना, उन्हें मुलेठी और आंवला, और कुछ नहीं तो 2-2 ग्राम मिक्स करके रोज बिना कुछ खाए चाय से पहले। और जहां तक हो सके डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 की बात कर रहा हूं मैं, टाइप 2 में आप डेयरी प्रोडक्ट्स कम करो। दूध दही तो बंद ही करना है, अभिचंद की दुकान है, दूध और दही कम करने और ज्यादा यूज में लाना छाछ। और अगर आप दूध भी यूज करो तो जैसे टोंड मिल्क आता है ना, जिसमें फैट कम हो, या फिर गांव के अंदर ऐसा बोलते हैं क्रीम निकाला हुआ दूध, मतलब, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है 50 ml दूध 50 ml पानी, हो गया टोंड। तो कुल मिला के जितना ज्यादा जो डेयरी प्रोडक्ट होगा उतना ही डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में अभिषण बढ़ेगा। और सारा आहार एक तरफ, सारी दवाई एक तरफ, सिर्फ एक ही चीज, 2 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज। अब अगर पेशेंट बहुत ज्यादा वीकनेस में है, बहुत ज्यादा ओवरवेट है और वृद्धावस्था में, तो कम से कम उनको बोलो कि आप 2 घंटे 1 घंटा चलो। और अगर पेशेंट नॉर्मल एज का है, चल फिर सकता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज का मतलब टहलना नहीं है। जब तक शर्ट भीग नहीं जाए तब तक टहले, मतलब फास्ट ब्रिस्क वॉक बोलते हैं जिसको, या हल्की रनिंग करना, या कोई ऐसा स्पोर्ट चूज कर ले। तो पॉइंट ये है कि प्रमेय के रोगियों के साथ दिक्कत क्या, आलसी तो होता ही है। आप उसको बोलते हैं कि जाओ गार्डन में घूम के, वो गया, वो धीरे धीरे चल रहा है, बहुत धीरे, उसमें भी थक रहा है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम है क्योंकि एनर्जी है नहीं उसमें। अगर इनिशियली अपन उसको थोड़ा सा फोर्सफुली कहेंगे ना, तो एक तो उसकी बीएमआर बढ़ेगी। तो बीएमआर बढ़ने का मतलब भी अभिषण कम होना है, क्योंकि जितना अभिषण ज्यादा उतनी अग्नि कम। तो उसको फोर्सफुली स्टार्ट कराएंगे ना, धीरे धीरे उसमें एनर्जी आने लग जाएगी शोर्टस खुलने के साथ साथ, फिर वो अपने आप आ जाए। अधिकतर प्रमेय 40 के आसपास की, मधुमेही 40 के आसपास के एज के होते हैं, 40 के बाद 50 के बाद के, तो घर के सीनियर लोगों में से होते हैं। उनको कहता नहीं है कि मैं देख रहा था आप कुछ टहल के नहीं आ रहे हो, आप बस ऐसे ही फूल पत्तियां देख के घूम फिर के आ गए। वास्तव में टहलने का मतलब ये होता है कि इस तरह से इतना फास्ट चलना या दौड़ना कि आपकी हार्ट बीट ऑलमोस्ट 100 क्रॉस कर जाए और स्वेटिंग हो पूरी बॉडी। स्वेटिंग होने का मतलब ही एनर्जी कंजप्शन बढ़ गया, ये होता है। तो वो वाली होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सब्जी सरसों के तेल में खिलाओ, मूंगफली तिल सब छूट, सरसों के तेल की सब्जी। तीसरी, डेली नाइट को 5 ग्राम त्रिफला लेना ही है, लेना ही है। अगर पेशेंट ये बोलता है कि मुझे लूज मोशन हो जाते हैं तो 3 ग्राम कर दो, लेकिन देना है, ठीक है। तीसरी, गेहूं चावल आलू बंद, सब्जी मिलेट्स यव जौ की रोटी, या फिर जो ये होता है ना रागी बाजरा जवार, जो मिलेट्स को ही तो डेडिकेटेड है ये वाला पूरा साल, ये मोटे अनाज की रोटी। जहां तक स्टडीज हुई है वो ये कहती है कि गेहूं चावल और आलू एक मेजर रोल निभाते हैं प्रमेय उत्पत्ति में। और मैं कह रहा हूं न केवल प्रमेय उत्पत्ति में, बल्कि शरीर में जितने भी प्रकार के आम और अभिषण होते हैं उनमें ये कहीं ना कहीं कारण है। दुनिया में ट्रेंड था कि गेहूं की एकदम सफेद रोटी, धीरे धीरे लोग कट रहे हैं, इग्नोर कर रहे। जैसे पंजाब साइड के अंदर मिस्सी रोटी चलती है, तो उसमें वो क्या बेसन की बनाते थे,
आजकल अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं ना पंजाब में, तो मल्टीग्रेन रोटी मिलने लग गई। बेसन हाफ अमाउंट में होता है, बाकी मोटा अनाज मिलता है। तो पॉइंट ये है कि खाने में मीठे तेल बंद करने, सिर्फ एक तेल, कौन सा, सरसों का। डायबिटिक की डाइट बता रहा हूं। और आटा, चावल, गेहूं, सूजी, ये सब बिल्कुल बंद, आलू बंद। तीसरा, मिर्च मसाले जो नॉर्मल डालते हैं उससे कम, क्योंकि अगर एलोपैथिक दवाई चल रही है तो वैसे गैस्ट्राइटिस होगी, और आयुर्वेद की चल रही है तो और ज्यादा गैस्ट्राइटिस होगी, क्योंकि इसमें जो दवाइयां चलेगी वो भी लड्डू तो होंगे नहीं, उष्ण तीक्ष्ण रोग से चलेगी। सारी दवाई, सारा खाना, सब कुछ एक तरफ, और जो डेली ईमानदारी से अगर कोई प्रमेय ही 5 किलोमीटर चल ले फास्ट फास्ट, नॉन स्टॉप चलना है। अगर वीक है तो उसको बोलो बीच में थोड़ा गैप ले, लेकिन जब चले, जब तो तरीके से चले। उसमें भी अगर यूं चल रहा है ऐसे, पता चले 5 किलोमीटर गए ही नहीं, 500 मीटर में 3 घंटे लगाए। और ये आपके घर के सीनियर लोग होंगे, इनको आपको फोर्सफुली कहना पड़ेगा। जिंदगी में मौका मिल रहा पहली बार, आज तक इन्होंने लताड़ा तुमको, इनको लताड़ो इस बात के लिए, है ना, कि जीना नहीं है क्या। क्योंकि प्रमेय के बाद में अगला स्टेप है कोरोनरी ब्लॉकेज, किडनी खराब, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट। और अभी लताड़ दोगे कोई बात नहीं, लाइफ 20 साल बढ़ जाए। और सबसे गंदा सीन क्या होता है कि अपन इतने पढ़े लिखने होने के बाद में भी अगर घर का कोई सीनियर आदमी डायबिटिक है तो उसको अपन कह नहीं रहे, गोली चल तो रही है, गोली ब्लॉकेज बढ़ाती है। अभिचन थोड़ी क्योर कर रही, वो क्या कर रही, ब्लड में से ग्लूकोज कम कर रही, लेकिन वो उस उनकी बॉडी में एलडीएल का रेशियो और एचडीएल का जो रेशियो है उसको छेड़ ही नहीं रही। एचडीएल जो है वो किससे बढ़ता है, फिजिकल एक्सरसाइज सबसे ज्यादा बढ़ता है, कन्वर्ट होती है लिपिड्स। नहीं तो एलडीएल और वीएलडीएल रिपोर्ट बहुत भयंकर, ट्राइग्लिसराइड, तीनों डायबिटीज वालों को भयंकर बड़े बात, समझ रहे हो। और कुछ नहीं, तुम अब अगर कभी छुट्टियों में घर जाओ या घर में कोई ऐसा आदमी हो जिसकी वहां लोकल जो, उसको साथ में कर दो, उसके बोले तू रोज साथ जा, तेरी भी वॉक हो जाएगी, तुझे होगा नहीं, इनका ठीक होगा। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि डायबिटीज को अपन हल्के में ले रहे हैं, लेकिन डायबिटीज हल्की बीमारी है नहीं। जैसे डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहते हैं, वो भी यही करती है, रेटिनोपैथी डेवलप हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है। डायबिटीज के अंदर तो ऑस्मोटिक प्रेशर वेरिएशन आता है, क्योंकि जो लिक्विड है फ्लूइड उसके अंदर सेचुरेशन चेंज हो जाता है शुगर का, जबकि हाइपरटेंशन के अंदर प्रेशर चेंज हो जाता है ब्लड का। तो दोनों ही कंडीशन में खराब तो पाइप ही होना है, चाहे पाइप में कचरा जमे, चाहे पाइप में बहने वाले लिक्विड की रफ्तार चेंज हो जाए, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा उसकी वाल, समझ रहे हो। ये बीमारियां हल्की है नहीं, और घबराना नहीं है, कॉमन बीमारी है, हर घर में 1-2 पेशेंट हैं। लेकिन इन बीमारियों की मजेदार बात यह है कि अगर इनको इग्नोर करके चला जाए तो ये इमरजेंसी लेके आ, कभी ना कभी, और वो हमेशा अनएक्सपेक्टेड होती है। और अगर इनको रोज थोड़ा सा शरीर पर ध्यान देके उन बीमारियों के हिसाब से आप रूटीन में चेंज करते हैं, ये बीमारी आपको कोई परेशान नहीं करती। लोग 50-50 साल तक डायबिटीज होने के बाद जीते, हाइपरटेंशन होने के बाद जीते। नुकसान किस घर में होता है, नुकसान किन लोगों को होता है, जो होने के बाद में भी कोई चेंज नहीं करता। ठीक है, चलो आगे बढ़े, क्या कहता है। अगला कोटेशन, वातिक प्रभु स्नेह वाला छोड़ना, त्रिकंटक आदि स्नेह भी छोड़ देना, फल त्रिकादि को आता, ये तो सुना होगा सबने। फल त्रिकादि को आता, रोगाधिकार क्या इसमें मिला के दे रहा है, समझ रहे। नेक्स्ट लोद्रासव या मधुरासव, सुनना बात को ध्यान से। देखो लोद्रासव जो है ना, इस नाम से वो सॉरी मध्वासव नाम से एक और योग आएगा अभी आगे। इस चक्कर में इसका नाम, इस राइटर ने तो लोद्रासव लिख दिया क्योंकि लोध से शुरू हो रहा है,
लेकिन मूल संहिता में तो मध्वासव ही है। तो एक मध्वासव यहाँ है और एक मध्वासव कुछ। आपको याद रखना लोद्र वाला मध्वासव किधर था, प्रमेय। अब कोई सा भी आसव हो, सिर्फ पैतृक और कफज प्रमेय को ठीक कर सकता है, वातज का तो कोई चिकित्सा का विकल्प ही नहीं है। समझ रहे हो? यही लिखा है इसके अंदर कि सभी प्रकार के पित्तज और कफज प्रमेयों का नाशक है। एक दूसरा, इसकी प्रयोग मात्रा कितनी, 2। फिर मैंने तो ऐसे याद कर रखा था कि 2 पल है और दोनों प्रकार के प्रमेयों को ठीक करता। अब ये मुझे पता था कि वाती को कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि जनरली एग्जाम में आपकी बुद्धि घूमेगी यार 1 पल था कि 2 पल। 2 प्रकार के प्रमेय हो गए, पित्तज और कफज, दोनों को ठीक करता है कौन, मध्वासव। कब, जब 2 पल मात्र। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न आए हुए हैं और ये प्रश्न उसने बना के और लंबा चौड़ा लिख दिया, लेकिन आंसर यही था कि पित्तज और कफज प्रमेयों का नाशक। जबकि वातज असाध्य ये सोच ले तो भी आंसर कर दे, अगर पता हो कि ये वो मध्वासव। एक मध्वासव कुछ में भी आएगा पर उसके कंटेंट अलग है, नाम मध्वासव। प्रमेय में 2 ही योग हैं जो ज्यादा फेमस है, ये वाले है ना। प्रमेय में ये निगद मध्य का पान लिखवा चुका मैं। निगद प्रमेय ही कहां कहां पिलाते हैं, बसंत ऋतु, प्रमेय, राजयक्ष्मा, अश्मरी, सहजकास, मदत। जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लेना, प्रमेय, अश्मरी, बसंत ऋतु, सहजकास, मदात्य, राजयक्ष्मा। इनमें निगद मध्य पिलाते हैं। निगद मध्य समझते हो ना, मध्य का ऊपर का स्वच्छ भाग, मतलब जिसमें ज्यादा % ऑफ एल्कोहल। तो ये क्यों पिला रहा है, श्रोत शोधन के लिए। नेक्स्ट, प्रमेय में यव का प्रयोग। भुने हुए यव का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये वही लाइन जो मैं तुमको बता रहा था, जो एक्सरसाइज करेगा उसका जल्दी ठीक हो जाएगा और जिसको हो नहीं रखा उसको होगा नहीं। आशु मतलब जल्दी, और न संति में है, जो ये करेगा उसको होंगे ही नहीं, व्यायाम। नेक्स्ट, किस प्रमेय में वात की चिकित्सा करनी चाहिए या वातिक प्रमेयों की चिकित्सा करनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर उसने निदान सेवन वातिक के किए हैं और फिर प्रमेय के सिम्टम आ रहे हैं तो वात की चिकित्सा करेंगे, क्योंकि वात वृद्धि जन्य है, ऐसा मान। फिर दूसरी लाइन लिखता है, वायुरी मेषु अतिकर्षिता नाम कुपत्य साध्य नाम प्रतिनास्ति चिंता। अब ध्यान दे लो, ये टुकड़ा आता है, ये असाध्य नाम प्रतिनास्ति चिंता किन प्रमेयों के बारे में बोला गया, किन के बारे में। ये कह रहा है भाई वातिक जो प्रमेय है ना, उनमें कोई वैसी चिकित्सा तो हो ही नहीं सकती कि हम ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं वातिक में, क्योंकि हमने तो पहले ही कह दिया क्या है, असाध्य। और जो असाध्य है उनके चिकित्सा के चिंतन मनन विचार विमर्श नहीं करना। तो बात बड़ी सिंपल बोली इसने, लेकिन ये पता नहीं क्यों बार बार श्लोक आया हुआ है एग्जाम के अंदर कि असाध्या नाम कुपत्य असाध्या नाम प्रतिनास्ति चिंता। ऐसा किसके संदर्भ में, वातिक प्रमेय। मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज के हिसाब से आने वाला क्वेश्चन, आजकल के जो पेपर का पैटर्न है उसका, प्रमेय और मूत्रगत रक्त पित्त में भेद। अब ये कह रहा है कि एक प्रमेय ही है पैथिक वाला, उसके यूरिन का कलर रेड है, और एक रक्त पित्त का रोगी है उसमें भी रेड यूरिन आएगा, मतलब ब्लड मिश्रित वाला। अब कैसे पता करें कि ये प्रमेय का रोगी है कि रक्त पित्त का। तो इसका पूर्व रूप देख लो कि पूर्व रूप अगर है प्रमेय की तो प्रमेय का रोगी, पूर्व रूप नहीं है तो रक्त पित्त का रोगी। तो ये मेरे से पूछा था एक उस वाइवा में पीजी कि कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस करोगे। अब इस बात का यार वही पुराने जमाने वाले पेपर कैसे हार्ड बनाया जाए, इस अर्थ का अनर्थ। प्रश्न आया
निम्न में से किस रोग के पूर्व रूप नहीं होते? आंसर हो गया रक्त पित्त। जबकि श्लोक का मतलब है कि प्रमेय के रोगी में प्रमेय के पूर्व रूप होंगे और रक्त पित्त वाले में पूर्व रूप नहीं होंगे, मतलब प्रमेय के पूर्व रूप नहीं। समझ रहे? करपातल दहा और उसके बाद में रेड कलर का यूरिन आ रहा है, ब्लड मिला, तो प्रमेय मानेंगे। और करपातल दहा नहीं था और ये आ रहा है तो अपन रक्त पित्त मानेंगे। तो करपातल दहा नहीं था, ये तो प्रमेय वाला नहीं था ना। या रक्त पित्त का पूर्व रूप होता और पेशेंट आता तो अपन रक्त पित्त ही बोलते उसको, लेकिन अर्थ के अनर्थ से ही सही। अब कई गुरु थे ऐसे जो पेपर बना रहे थे, हो सकता है वो चल बसे, लेकिन उनके शिष्य हो वो कहे कि नहीं, गुरु जी के 4 पुराने फेमस क्वेश्चन है वो तो हम डालेंगे पेपर। तो ऐसा दे दी तो आंसर कर दे, किस रोग के पूर्व रूप नहीं होते? बोले साहब रक्त पित्त के नहीं होते। जहां मूर्ख उनके लिए आएगा कि निम्न में से किस व्याधि के पूर्व अव्यक्त आएगा। समझ रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आने नहीं चाहिए लेकिन आते हैं। तो हरित अब प्रश्न ये आएगा, अच्छा प्रश्न ये है कि प्रमेय और रक्त पित्त इन दो का आपको कंफ्यूजन हो रहा है, ओपीडी में पेशेंट है, आप किस बेस पे इस डाउट को क्लियर करोगे? तो हिस्ट्री लो पूर्व रूप क्या था। तो पूर्व रूप के आधार पर डिफरेंशियल डायग्नोज होता है प्रमेय और मूत्रगत रक्त पित्त का। ये सही प्रश्न का सही आंसर। फ्रूट से 100% ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है। प्रमेय के रोगी में ऑलमोस्ट सारे फ्रूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आप अमरूद खा सकते हो, प्रमेय वालों को बोल देना अमरूद खाओ, उसके अलावा फ्रूट बता देता हूँ, करेला खाओ, है ना। और क्या फ्रूट, कभी कभार हल्का फुल्का अनार वगैरह दे सकते हो। बाकी पता चले कि प्रमेय का रोगी है घर में और बोल रहा मैं तो डायबिटिक हूँ, बीमार आदमी हूँ, लाओ तरबूज, मर जाएगा। लाओ आम, नहीं बढ़ जाएगा। शुगर तो शुगर है ना, वो शरीर के अंदर जाके थोड़ी बोलेगी कि मैं डिब्बे में से नहीं आई हूँ, मैं तो आम में से आई हूँ। तो शुगर है तो पक्का वो गड़बड़ करती है ना। ये भी अनर्थ हो जाता है। जिस घर में मेडिकल वाला कोई बंदा नहीं होता ना, पैसे वाले होते, दे फ्रूट दे फ्रूट दे फ्रूट, शुगर 400, पापा आप तरबूज खाओ। अरे पापा 400 पे तो इलाज कर, तू तो राक्षस से उल्टा काम कर रहा है। अब तुम लोगों को तो जब ये पढ़ते हो तो पता रहता ना कि नहीं यार ये नहीं करना। अब तुम सोचो किसी फैमिली में बिल्कुल ही कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और जमीनें इतनी थी कि बेच दी और कोठियां बनवा दी, और पिताजी और बेटा दोनों बैठे ड्राई फ्रूट खाते हैं सुबह शाम तक। पिताजी बीमार पड़े तो उसने पिक्चर हम देख रहे हैं, कोई बीमार पड़ा तो फ्रूट लेके आते हैं। अब एक फ्रूट वाला फिक्स कर रहा है, सुबह 4 किलो फ्रूट दिया जाता है, पूरे दिन पिताजी को फ्रूट खिला रहा है। डॉक्टर सोच रहा है कि ग्लिमप्राइड और मेटफॉर्मिन जा कहां रही है। बेटा अपनी तरफ से अच्छी भावना से कर रहा है, लेकिन बेटा अज्ञानी है। अच्छी भावना के होते हुए भी नुकसान हो जाता है। चलो, प्रमेय की साध्यता असाध्यता कहते हैं कि पूर्व रूप के साथ में अगर कफज और पित्तज प्रमेय तथा क्रम से उत्पन्न वातज प्रमेय साध्य नहीं होते। सिंपल बात यह है कि अगर सारे पूर्व रूप मिल जाए और फिर चाहे कफज ही हो तो भी असाध्य। सारे मिलने का मतलब तो पूरा शरीर पहले ही खराब हो गया ना। ऐसा पूछ, आज तक तो नहीं पूछा पर पूछे तो कर देना कि पहला आंसर तो वही है, साध्य या पे असाध्य। कंडीशनली पूछ ले कि सभी पूर्व रूपों से युक्त कफज और पित्तज प्रमेय होते हैं, असत। नेक्स्ट, प्रमेय एक कुलज विकार है। ये हमारे चरक जी को ही पता था। जात प्रमेय, आगे देखो स्पष्ट किया, मधुमेहिनो वा न साध्य मुक्तम से ही बीज दूषा। क्यों? कुलजा विकारा भवंती प्रवदंत असद। कुलज विकार हमेशा क्या होते हैं? असद। प्रमेय पीड़िका की चिकित्साएं कर चुके, कौन सी? शस्त्र शोधन रोपण, और वो आया तो वो पकुगुल वेदन शोधन रोपण। ये चैप्टर था तो 45 मिनट का, लेकिन ये अपने जीवन से और अपने लोगों से जुड़ा हुआ था,
इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा ठीक से बात करनी चाहिए इसके बारे में। कुछ कल पढ़ेंगे और तुम आ जाओ डीजी और एसपी।